हरे कृष्णा। तो लास्ट वीडियो में हमने जीव और जड़ के बीच का अंतर देखा था और जीव के कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स देखे थे कि किस प्रकार वो यहाँ इस जड़ जगत को बिलोंग नहीं करता, उसको खुद ही के जैसा एक स्पिरिचुअल रियल्म चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। उसी प्रकार आज हम जड़ के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जड़ पे किस प्रकार से पूरी तरह से डिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन नहीं लेता और उसको कोई और एंटिटी, एक हायर कॉन्शियस एंटिटी, एक जिंदा एंटिटी उसे मैनिपुलेट कर रही है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है, तब जाके वो इस जगत का स्वरूप ले पाता है। और बैकिंग के लिए हम साइंटिफिक एविडेंसेस को ही, उनके नियमों को ही और हमारे शास्त्र, और उसमें सबसे हमारा प्राइमरी शास्त्र भगवत गीता, उसको हम लेंगे। हम 4 नियमों की बात करेंगे, वो बेसिकली 3 ही हैं, बट हाँ ठीक है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे 4 नियमों की बात करेंगे जो कि आपको जड़ पदार्थ के विषय में मोटा मोटा सब कुछ बता देगा। हालांकि उसमें बहुत कुछ है जानने को, क्वांटम फिजिक्स बहुत ही एक विस्तृत विषय है, बहुत ज़्यादा विस्तारित विषय है ये, पर फिर भी आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ जाएगा कि जड़ जगत क्यों किसी और एंटिटी की बगैर, उसकी परमिशन या फिर उसके इंटेंशंस या उसकी फ्री विल के बगैर काम नहीं कर सकता। उसके पास अपनी कोई विल नहीं है, अपना कोई फोर्स नहीं है। क्यों एक हायर कॉन्शियस एंटिटी की आवश्यकता है ही इस जगत को बनाने के लिए, ये आपको इन 4 नियमों, इन 4 लॉज से समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा बिना किसी संशय के। मैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा प्रमाणों सहित और थियरी सहित और शास्त्रों के रेफरेंस सहित, उसको कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, ना ही कोई शास्त्रज्ञ कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ना ही कोई साइंटिफिक फील्ड का जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका अपोज करे, पर वो सिर्फ अपोज ही कर पाएगा। वो ये कह सकता है हाँ मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मगर यदि आप उससे पूछेंगे इसका तर्क प्रेजेंट करो, इसका प्रमाण प्रेजेंट करो, साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट करो, तो उसके पास सब्सटैंशियल कुछ होगा नहीं प्रेजेंट करने के लिए। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो व्यक्तिगत रूप से उसका मन ना माने, सबका अपना अपना मन होता है, अपनी फ्री विल होती है। हमारा तो सिद्धांत ही यही है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी फ्री विल है, उसकी इंडिविजुअलिटी है। तो उसका मन शायद ना माने, वो अपने मन में कुछ धारणाएं बना के बैठा हो, पर मैं आपको इतना अश्योरेंस देता हूं कि सब्सटैंशियली ऑन पेपर, ऑन लॉजिक, कोई भी इसका विरोध प्रूव, तो मतलब एविडेंस के साथ इसे प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये बात गलत है। अगर इस टॉपिक का मैं आपको नाम, टाइटल और शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं, तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली हीट से रिलेटेड है, बट ये सिर्फ हीट से रिलेटेड नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ ये ऊष्मा की गति यानी गर्मी जो है, हीट एनर्जी, उसकी गति या उसके बल से, उसकी शक्ति से रिलेटेड है, पर हाँ ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत पीछे तक जाता है, ये बहुत विस्तार से जाता है। आप चाहे तो आप किसी साइंस की फील्ड के व्यक्ति से बहस कर सकते हैं, आप इंक्लूडिंग एआई से भी बहस कर सकते हैं, ठीक है, आप एआई से भी बहस कर सकते हैं। लास्ट में आके वो भी इस चीज़ से एग्री कर जाएगा। इनिशियली वो डिसएग्री करेगा, और वो कहाँ कहाँ डिसएग्री करेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा हर एक चीज़ का। तो हमारा जो टाइटल है थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मा, थर्मो यानी ऊष्मा, हीट एनर्जी, और डायनामिक्स यानी उसकी डायनामिक्स, बल, गति, शक्ति। तो ऊष्मा की क्या क्या बल है, गति है, शक्ति है, और वो उससे एक जड़ पदार्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ये पूरी स्टडी है। अब उसके विषय में मॉडर्न साइंस ने 4 लॉज डिस्कवर किए हैं। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, नोट कह दिया मैंने, सॉरी, हाईलाइट ये करना चाहता हूँ मैं कि मॉडर्न साइंस ने और साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है, इन्वेंट नहीं किया है। हमें ये देखना चाहिए कि जैसे न्यूटन के एग्जाम्पल से भी हमें ये पता चलता है। यहाँ पे होता क्या है कि वेस्टर्न साइंटिस्ट्स, या फिर ये नैरेटिव बना दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को या लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो पता नहीं साइंटिस्ट को क्या ही समझ लेते हैं। देखिए ये उनके रियलाइजेशंस हैं सिर्फ, जो उन्होंने पेपर पर उतार दिए। ये हर एक आदमी को पता होता है, ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आइजैक न्यूटन, तो उनके सर पर जब सेब गिरा पेड़ से, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उनके सर पर कुछ सेब गिरा, ठीक है, अनंत लोगों के साथ ऐसे घटनाएं हुई हैं। लोगों को पता है कि चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है, ग्रेविटी कैसे होती है, ये है वो है। न्यूटन एक होशियार व्यक्ति था। अब उसको किसी ने फॉर्मली अरेंज करके नहीं दिया था कि हाँ एज अ फिजिक्स का लॉ उसको प्रेजेंट करके नहीं दिया था, न्यूटन ने वो करके दिया, इसीलिए उनका सम्मान है, नो डाउट। किसी ने उसको एज फिजिक्स का लॉ प्रेजेंट नहीं करके दिया, जो न्यूटन ने 3 लॉज दिए, किसी ने उसको एज फिजिक्स की तरह मैथमेटिकली प्रूव करके प्रेजेंट नहीं करके दिया। ये उनका कंट्रीब्यूशन है, पर उन्होंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, ये भी हमें जान लेना चाहिए। सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ग्रेविटी दैट इज इटर्नल, दैट इज अ डिफॉल्ट लॉ।
कोई इसे बना नहीं सकता, न्यूटन ने इसे बनाया नहीं है, न्यूटन ने बस इसे पता किया है और इसे डिकोड करके पेपर पे उतार के हमें दे दिया ताकि हम इसे समझ सके सिस्टमैटिकली। ठीक उसी प्रकार ऐसे ही हर एक थियोरी काम करती है। कोई भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में नई थियोरीज नहीं बनाता है, इंक्लूडिंग दिस थर्मोडायनामिक्स। हमने हीट को और उसके प्रभाव को पार्टिकल्स पर ऑब्जर्व किया कि ये पदार्थों पर क्या क्या प्रभाव डाल रहा है, और उसी की विद्या को जब इन लोगों ने एक फॉर्मल सा नाम दिया थर्मोडायनामिक्स और उसे पेपर पर उतारा, उसे सिस्टमैटिकली अरेंज किया, 4 नियमों में उसका विभाजन किया, तो उसको हमने नाम दिया थर्मोडायनामिक्स। तो ये नियम कोई बनाता नहीं है, ये पहले से है, हम बस उसे डिस्कवर कर लेते हैं। एक होती है इन्वेंशन, एक होती है डिस्कवरी। एक होती है इन्वेंशन, एक होती है डिस्कवरी। दोनों चीज़ों में अंतर है। इन्वेंशन यानी खुद से कुछ नया क्रिएट कर देना, और डिस्कवरी यानी पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रहा है बस उसकी खोज कर लेना और उसे फॉर्मली एक नाम देके उसकी सिस्टमैटिकली स्टडी करना। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। तो अंधों की तरह हमें क्रेडिट नहीं देना है साइंटिस्ट को हर एक चीज़ का कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स के फादर ये हैं वो है। कोई फादर नहीं होता थर्मोडायनेमिक्स का। हर एक चीज़ के फादर ईश्वर ही हैं, वो हम सिद्ध कर देंगे आगे। अहम बीज प्रजापिता कृष्ण ने अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। अब उनके अनाउंस करने से फ़र्क क्या पड़ता है वो हम आगे इसी सीरीज़ में देख लेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये था कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी थियरी डिस्कवर होती है, बनती नहीं है। ठीक है, इन्वेंट नहीं होती है, डिस्कवर होती है। तो किसी को भी आप क्रेडिट ना दें, ये सारे नियम ईश्वरीय हैं। तो अगर किसी को इन सब नियमों का श्रेय जाता है तो वो ईश्वर को जाता है, हम ऑर्डिनरी जीवों को नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे थियोरीज है आगे, जैसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे कवर होंगी। और वेदांत के कई सारे विषय कवर होंगे, ये षड दर्शन के विषय कवर होंगे, बहुत सारे विषय कवर होंगे आगे चल के। बट ये सारी चीज़ें डिस्कवर्ड हैं, इन्वेंटेड नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके एक्सप्लेनेशंस पहले मुझे कुछ डिस्क्लेमर्स भी देने थे कि ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी भी इसलिए पड़ रही है सिर्फ 2 कारणों की वजह से, ताकि एक सिस्टमैटिकली आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। क्योंकि हम अपने कर्म सिद्धांत की एक्सप्लेनेशंस के लिए, ईश्वर के एग्जिस्टेंस के प्रूफ के एक्सप्लेनेशन के लिए इन सिद्धांतों का यूज़ करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और इससे एक वैलिडेशन का थप्पा लग जाए कि हाँ ये वैलिडेटेड नॉलेज है। बस इसीलिए इन सिद्धांतों का यूज़ किया जा रहा है, वरना वैदिक शास्त्रों में इन सिद्धांतों को इतना भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ये एक्सप्लेन किए जाते हैं, बट हाँ जब फिलॉसफी की बात आती है सबको पता होता है कि हाँ ये है ही, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या नया नहीं है। इस नियम को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस सिद्धांत से मतलब है। ठीक है, तो हम किसने किया, कब किया, उसमें नहीं जाएंगे, सीधा सिद्धांत पर आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मीय गति या ऊष्मा की शक्ति या ऊष्मा का बल, ठीक है, तो इसके 4 नियम हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ नहीं है, उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। वो क्यों? क्योंकि ये जो चौथा नियम है ये इन्होंने सबसे लास्ट में डिस्कवर किया था। हालांकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर ठीक है उसको बोलना ज़रूरी था इसीलिए। तो क्योंकि ये फर्स्ट पहले ही दे चुके थे, इसलिए उनको उसका नाम रखना पड़ा जीरोथ लॉ, क्योंकि 1 के पहले 0 आता है ना, इसीलिए तो उन्होंने नाम रखा जीरोथ लॉ। फोर्थ लॉ उसका नाम नहीं रखा। अब हम जीव हैं तो गलती करना तो हमारी टेंडेंसी है ही। षड विकार, ठीक है, षड विकार को तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आगे आने लेक्चर्स में कि कौन सी 6 प्रकार के हमें विकार आते हैं, मिस्टेक्स करते हैं हम जीव में। मिस्टेक्स करने की हमारी टेंडेंसी होती है। वी हैव दिस टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स ईच एंड एवरी टाइम बिकॉज ऑफ आवर इनकम्प्लीट सेंसेस। हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं इसीलिए, तो वो तो एक सेपरेट चीज़ है। तो ये है कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ, ये चारों ही नियम बहुत ही सिंपल है। थर्मोडायनेमिक्स सुन के कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो ऐसा ज़रा भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉज हैं ये। हम एक एक करके इसे देखते हैं। तो जो इनका सबसे लास्ट वाला लॉ था जो कि जीरोथ लॉ है, वो क्योंकि टेक्निकली पहला होना चाहिए तो इस सबसे पहले हम उसे एड्रेस करेंगे आज की इस वीडियो में, और बाकी के 3 लॉज को भी एक सेपरेट छोटी छोटी वीडियोज़ में डिटेल में एड्रेस करेंगे, ताकि उसके विषय में आपके दिमाग में कोई भी संशय ना रह जाए। So the law goes like this in simple words. If A and B have the same temperature and B and C also have the same temperature, then A and C will also have the very same temperature. आसान शब्दों में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तापमान की बात हो रही है, यानी टेम्परेचर आपको पता ही है 20 डिग्री 22 डिग्री, तो यहाँ पे कितनी हीट है कहीं पे, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कहना ये चाह रहे हैं कि समझ लीजिए 3 बकेट्स रखी हैं, बाल्टियाँ रखी हैं और तीनों में पानी है। तो अगर पहली और दूसरी बाल्टी में जो पानी है उसका तापमान एकदम सेम है,
समझिए 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एक वार्म वाटर है। और अगर जो तीसरी बाल्टी है, ए और बी का हमने देख लिया, बकेट 1 एंड बकेट 2 दोनों का टेम्परेचर सेम है और तीसरे का भी टेम्परेचर सेम है, बी और सी का, तो इसका मतलब पहली और तीसरे का भी सेम है। 1 और 2 का सेम है और 2 और 3 का सेम है, इसका मतलब 1 और 3 का भी सेम है। ये लॉ है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा तो इसमें भाई अजीब सी बात है, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत थी, ये बच्चों वाली थियरी है। नहीं, ये बच्चों वाली थियरी नहीं है पर उतनी भी ज़्यादा नहीं है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हीट से डील कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है इस लॉ में पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये तो एक सिंपल सा टर्म हो गया, एक ऑर्डिनरी केस हो गया कि हाँ सेम टेम्परेचर है ये वो, मगर टेम्परेचर है ना ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि अगर वो सेम नहीं भी है मगर उन तीनों को अगर सेम लेवल पे ला दिया जाए तो टेम्परेचर सेम होना तय है। अब ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एंट्रोपी से भी कवर होगा, जो सेकंड लॉ है ना हमारा एंट्रोपी, उसमें भी ये कवर होगा, उसको भी ये सपोर्ट करता है। फिजिक्स के सारे लॉ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साथ में काम करते हैं सारे के सारे। ये आपको सेकंड लॉ में भी समझ में आएगा। जीरोथ लॉ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले अभी। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक बाल्टी ठंडा पानी है और एक दूसरे हाथ में गर्म पानी है। तो अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं तो वार्म वाटर यानी नॉर्मल सादा पानी बन जाएगा, ठीक है। हम यूजुअली ये करते हैं घर पे, गीज़र ऑन करके पानी एक्सट्रीम पहले गर्म हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते हैं रेगुलर वाला, तब जाके वो नहाने लायक बन जाता है सादा पानी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, जिससे जो स्किन पे स्पर्श भी हो तो हमें दिक्कत ना हो। तो हुआ क्या यहाँ पे, एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम गर्म मिक्स हो गया, दोनों ने ही अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर दिया। इसने अपनी थोड़ी ठंडक कम करी और इसने अपनी थोड़ी गर्माहट कम करी, तो दोनों ने ही अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को खोया और दोनों एक सरीके बन गए। 1 लीटर ठंडा 1 लीटर गर्म, तो ये जो क्वांटिटी भी बढ़ गई 2 लीटर। आप देखो फिजिक्स दोनों तरह से काम कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी भी बढ़ गई, मास ए एंड मास बी, ठीक है, दोनों क्वांटिटीज मिल गई तो क्वांटिटी भी डबल हो गई। 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर, और दोनों ने ही अपने अपने टेम्परेचर को लूज कर दिया। अच्छा, अगर इनमें कोई और भेद होता ना तो ये वो भी लूज कर देते। जैसे एक पानी अगर थोड़ा गंदा है और एक पानी साफ है, तो दोनों अगर मिक्स होंगे तो ये साफ वाला पानी भी गंदा हो जाएगा। ये एकदम ही ब्राउनिश वाटर है और ये एकदम ही क्लीन वाटर है, तो वो जो ब्राउनिश का जो ब्राउननेस है, ओवरऑल ब्राउननेस कम हो जाएगा और इसका जो साफ एकदम साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी ये भी चली जाएगी। तो ये होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है, समान अवस्था, सम अवस्था। इक्विलिब्रियम को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं चल रहा हूँ 10 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली कार चला रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम, यानी एक सरी की स्पीड से एक मोशन में ये चीज़ हो रही है। अब अगर मैं 5 किलोमीटर चला रहा हूँ, 10 मिनट का गैप, फिर वापस 5 किलोमीटर चलाया, वापस 10 मिनट का गैप, अब बोलने को मैं गैप ले रहा हूँ, रुक रहा हूँ, चला रहा हूँ, रुक रहा हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है, मगर ये फिर भी यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा गैप भी सेम है और मेरी स्पीड भी सेम है। मैं हर बार 5 मिनट का ही गैप ले रहा हूँ और हर बार फिर से 10 की स्पीड पे ही चला रहा हूँ, इसीलिए इसको भी यूनिफॉर्म मोशन ही बोला जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नेसेसरीली ये नहीं होता कि हाँ रुक रहा है, सिर्फ चलता ही चाहिए या तो फिर रुका ही रहना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो रही है वाइडर कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम ही कहा जाएगा। अब आप यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 की स्पीड पर चला, 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद 5 की स्पीड पर चला, फिर 4 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वापस आधे घंटे का ब्रेक लिया और फिर वापस 2 की स्पीड पर चलने लगा, फिर सीधा 50 की स्पीड पर चलने लगा। तो इसमें क्या है, मैं अपना पैटर्न चेंज कर रहा हूँ ना, रुकने का भी चलने का भी। और पता चला मैंने कार भी चेंज कर ली, फिर बाइक पे आ गया, बाइक चेंज कर ली, बस पे आ गया, फिर फ्लाइट पकड़ ली। तो हर एक चीज़ में आप देखो तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मैं रैंडम एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी चेंज कर रहा हूँ, अपना रेस्ट का टाइमिंग भी चेंज कर रहा हूँ, अपनी स्पीड भी चेंज कर रहा हूँ। तो इसको हम यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम वो होता है कि हम कांस्टेंट करें कोई भी चीज़, गैप ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट, मोशन में है वो भी कांस्टेंट, स्पीड है वो भी कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम। अब यही चीज़ यहाँ पे हीट के मामले में हो रही है, टेम्परेचर के मामले में जब होती है ना, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ऊष्मीय समता। थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट से रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को मापा जाता है उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर का यहाँ पे साइंटिफिक टर्म है थर्मल, ठीक है, गर्माहट का साइंटिफिक टर्म है थर्मल, और समावस्था यानी यूनिफॉर्मिटी का नाम है इक्विलिब्रियम। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें सरल है। यही चीज़ जब टेम्परेचर में आ जाती है तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, सिंपल एज दैट।
और यही है थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ, यानी पहला लॉ टेक्निकली। 3 अलग अलग बाल्टियों का पानी अगर आप मिक्स कर देते हो तो उनका टेम्परेचर एकदम सेम हो जाएगा। वो तीनों अपने में से थोड़ी क्वालिटीज लूज करेंगे और थोड़ी गेन करेंगे, तो तीनों एक समान हो जाएगा। इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ। आपको लग रहा होगा कि इसमें था ही क्या, ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? तो मैंने वही कहा कि हमारी डेली लाइफ में हमें ये सारी चीज़ें पता है। हम बचपन से ऐसे गर्म पानी ठंडा पानी कर करके नहा रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें पता है, उसमें कुछ नया नहीं है। पर हाँ, इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करना और इसे कहाँ अप्लाई करना है, इसको ईश्वर की सिद्धि के लिए यूज़ करना, इसके लिए हमें इसे टेक्निकली समझना पड़ता है। और इसीलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। ऐसे ही सरल है आगे के 3 लॉज भी, इससे हल्के से कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही सरल है आगे के 3 लॉज भी, और ऐसे ही सरल है सारे के सारे फिजिक्स के लॉज। तो आगे आने वाले वीडियो में हम मेजरली 1 या 2 और लॉ को कवर कर लेंगे, जो कि हमारा होगा एनर्जी से रिलेटेड और एंट्रोपी से रिलेटेड। एंट्रोपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी और ये 0 तो कनेक्टेड है आपस में। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन और जड़ पार्टिकल्स की जो फंडामेंटल क्वालिटी है उसका इंट्रोडक्शन। तो ये वाला हम एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट डिस्कोर्स में जो मैंने कहा वो कंटिन्यू करेंगे। और अगेन मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम शिला प्रभुपाद। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू रीड हिज बुक्स। ये सारे के सारे फिजिक्स के लॉज उनकी बुक्स में आपको छुपे हुए मिल जाएंगे। एटलीस्ट मैंने तो ये वहीं से डिकोड करे। Therefore I conclude this video here. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.